नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट टू ए नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट ए नर्स दैट ए क्लाइंट में हैव हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज पोटेशियम लेवल। बॉडी के अंदर किसका लेवल कम हो गया भाई? पोटेशियम का लेवल कम हो गया। पोटेशियम का लेवल कम होते ही कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग एक आपको देखने को मिलेगी कि द क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट टू ए नर्स। एक नर्स को एक क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट हुई है कब? जब बॉडी में किसकी कमी होगी? हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम की, सॉरी नॉट कैल्शियम, पोटेशियम की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। पहला एडिमा। दूसरा है मसल स्पाज्म। नेक्स्ट वन है कुस्माउल ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, कुस्माउल रेस्पिरेशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ऑप्शन पे देखो पहला एडिमा नहीं होने वाला बच्चों। एडिमा होती है जब बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ जाता है। सोडियम क्या करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो इसमें एडिमा नहीं मिलने वाली है। इसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो हम बोलेंगे इसके अंदर तो सोडियम का लेवल बढ़ता है तब जाके बॉडी में एडिमा होती है, तो एडिमा तो नहीं होने वाली है। चलो पहला ऑप्शन को कट कर दो, आगे चलो। मसल्स स्पाज्म। मसल का स्पाज्म होता है, ये मोस्टली कैल्शियम के कारण होता है। बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। हमने जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन है वो एक तरह से सोडियम पंप को इनफ्लक्स करती है और फिर क्या करती है? कैल्शियम को रिलीज करवाती है। कैल्शियम क्या करती है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो कैल्शियम के कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मसल स्पाज्म किसके कारण होते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। आगे चलो। कुस्माउल ब्रीथिंग है वो मोस्टली कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक की जो कीटोएसिडोसिस की कंडीशन आती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर एक फ्रूटी ऑर्डर आता है। फ्रूटी ऑर्डर की ब्रीथिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कुस्माउल ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुस्माउल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन। ये भी नहीं होगा इसमें क्योंकि डायबिटिक में होता है। हाइपोकैलेमिया का क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्वेश्चन पूछा गया है हाइपोकैलेमिया को मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब देखो होता क्या है कि ये जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है? एक तरह से मूवमेंट करवाने में सहायक होता है। मसल्स के अंदर एक तरह से एक्टिविटी होती है, टोन होती है, उसको बनाए रखता है। पर्सन्स के अंदर पोटेशियम कम हो गया तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएंगे। पर्सन्स में कॉन्स्टिपेशन होगा, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा तो एब्डोमेन क्या हो जाने वाला है? डिस्टेंड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑप्शन होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देखा था कि एडिमा इज ए साइन ऑफ सोडियम एक्सेस। जब सोडियम ज्यादा होता है तब एडिमा होती है, पढ़ लिया। आगे चलो। मसल स्पाज्म आर ए साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया में मसल स्पाज्म होता है। कुस्माउल ब्रीथिंग इज ए साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीकेए के अंदर या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? कुस्माउल ब्रीथिंग, फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलता है। द मसल्स मस्कुलर वीकनेस अगर ये मसल्स कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं विद हाइपोकैलेमिया में मसल्स क्या हो रही हैं स्टूडेंट? वीक हो रही हैं। कैन मैनिफेस्ट डिस्निया। पर्सन्स को देखो मसल्स वीक होगी तो पर्सन्स के अंदर डायफ्राम की मसल्स है वो काम नहीं करेंगी। डायफ्राम की मसल्स है वो प्रॉपर रूप से एक्शन नहीं करेंगी तो सांस लेने में दिक्कत होने वाली है। आगे चलो। कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन की मसल्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर मोबिलिटी नहीं आएगी तो आगे की तरफ पास आउट नहीं होने वाला स्टूल, कॉन्स्टिपेशन।
और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो 3 साइन याद रखना किसके, हाइपोकैलेमिया के, डिस्निया, डिस्निया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन ए डिजास्टर, क्या कंडीशन आ रही है भाई, डिजास्टर की कंडीशन आ रही है, एक तरह से इमरजेंसी वाली कंडीशन आ रही है। द नर्स में है टू ट्रीट मास हिस्टीरिया फेस्ट, कंडीशन है मास हिस्टीरिया फेस्ट। मास हिस्टीरिया फेस्ट, मास हिस्टीरिया का मतलब होता है कि एक ग्रुप होता है, पर्सन्स का पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक साथ साइन सिम्टम आते हैं, सारे ग्रुप में एक साथ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, और फिजिकल सिम्टम्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण आते हैं। पर्सन्स में फिजिकल सिम्टम्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण आते हैं, उसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। मास हिस्टीरिया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण हो रहे हैं, उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनको ट्रीट कर रहे हैं। इस प्रकार का डिजास्टर की कंडीशन आई है। विच रिस्पॉन्स इंडिकेट द नर्स, which response indicate that an individual should be care for first। भाई मास हिस्टीरिया वाले पर्सन्स के अंदर फिजिकल सिम्टम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण आए, और सब में सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे एक नर्स क्या करेगी, सबसे पहले किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कि इंडिविजुअल शुड बी केयर फॉर फर्स्ट, सब इनमें से सबसे पहले किसको केयर देगी। आ जाओ, पैनिक वाले बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, कोमा वाले जो क्या हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, यूफोरिया और डिप्रेशन। यूफोरिया उसकी कोई दिक्कत ना है, ये नॉर्मल कंडीशन है, यूफोरिया और डिप्रेशन। तो देखो डिप्रेशन वाले पर्सन्स को प्रायोरिटी हम बाद में भी दे सकते हैं, उसको काउंसलिंग करवा सकते। यूफोरिया है, नॉर्मल है, तो उनको तो वैसे प्रायोरिटी नहीं देना है। कोमा में है, अनकॉन्शियस है, तो वो भी ज़्यादा यहाँ पे क्या नहीं करवा रहे हैं, आपको फिजिकल सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं दिखा रहे। लेकिन जो पैनिक वाले होते हैं वो ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंस अराइज करने वाले होते हैं, उनको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहले किसको ट्रीट किया जाता है, पैनिक पर्सन्स को ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, देखो जो पैनिक वाले पर्सन्स होते हैं, ठीक है, कि पीपुल्स इन द पैनिक में इनिशिएट ए ग्रुप पैनिक। एक ग्रुप के अंदर जो पैनिक वाले पर्सन्स है, जो पैनिक रिएक्शन अराइज कर रहे हैं, इवन इन दोज हु अपीयर टू बी कंट्रोल, हु अपीयर टू बी इन कंट्रोल, वो पैनिक कंडीशन को ट्रीट कर देंगे और पर्सन प्रभावित नहीं होंगे, और पर्सन्स को हम काम किया जा सकता है। ठीक है, वेरियस पीपुल्स इन ए, देखो होता क्या है, वेरियस पीपुल इन ए ग्रुप, कॉमन ग्रुप, सच एज स्टूडेंट विद इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर जैसे एक क्लास के 40 बच्चे, 40 बच्चों में सेम साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग दिखाई देंगे आपको, कि स्पॉन्टेनियसली अचानक एक्सिबिट एन आउटब्रेक ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, आउटब्रेक ऑफ फिजिकल सिम्टम्स caused by the psychological stress। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण फिजिकल सिम्टम्स आ गए, सडन आया, अपने आप आया, एक्सिबिट हो गया। अब ये इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं मास हिस्टीरिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पैनिक वाले पर्सन्स को केयर देते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिनल सिस्टम का 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि द क्लाइंट विथ हाइपोथर्मिया। भाई हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है स्टूडेंट, तो हम बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो हम ओरल कैविटी से ले रहे हैं, ओरल कैविटी का हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे कम हो रहा है, वो कंडीशन कौन सी आ रही है, हाइपोथर्मिया। तो पहला यहाँ पे समझ में आ रही है कि पर्सन है वो कैसा है, हाइपोथर्मिया से सफर है। ब्रॉट लाया गया है, कहाँ पे लाया गया है, टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो गया, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जा रहा। क्लियर, ठीक है, लाया गया है। What treatment does the nurse anticipate? What treatment does the nurse anticipate? हाइपोथर्मिया वाला पर्सन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, यहाँ पे नर्स क्या काम करने वाली है,
पहले उसके टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेगी, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करना फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाएगी। पहले आ जाओ, पहला है केयर रिवॉर्मिंग विथ वार्म फ्लूइड, केयर रिवॉर्मिंग विथ वार्म फ्लूइड। केयर करना है, रिवॉर्मिंग केयर मतलब इन्वायरमेंट भी गर्म होना चाहिए, हैंड है वो भी गर्म होने चाहिए, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करवा रहे हो पेशेंट के वो सारे गर्म होने चाहिए, इस प्रकार की केयर देना है। और आगे किसके साथ, विथ वार्म फ्लूइड। अब जो भी फ्लूइड चढ़ा रहे हो NS वगैरह D5 वगैरह, जो भी फ्लूइड आप पर्सन को दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। पहली बात क्लियर। दूसरी पे आ जाओ, दूसरा ऑप्शन पे है यस एम्बुलेशन टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। पर्सन को चलाएंगे, आगे पीछे चलाएंगे तो चलाने से मेटाबॉलिज्म होता है, यानी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म होगा, हीट का प्रोडक्शन। बट ये काम नहीं करना है क्योंकि हमको यहाँ पे इमरजेंसी काम करना है, पर्सन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्सन चल नहीं पाएगा, तो इसको कट कर दो, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। चलो आगे चलो, नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंट ओरल टेम्परेचर असेसमेंट। बार बार ओरल और रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। हॉस्पिटल में आया पर्सन, चलो ओरल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ऐसे करोगे तो पर्सन का टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। हमको डाटा मिल रहे हैं जबकि हमको काम क्या करना है, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करना है, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करना है। तो कई बार पूछते हैं कि एक पर्सन के अंदर कॉमन साइड क्या होती है और टेम्परेचर लेने की, तो कॉमन साइड होती है, कॉमन साइड होती है ओरल, ओरल रूट कॉमन साइड माना गया है। द रेक्टल इज द मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड, ये रिलायबल मेथड होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि एक पर्सन के अंदर कोर टेम्परेचर, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है, वो कौन से रूट से लिया जाता है, और रेक्टल वाले रूट से, रेक्टल वाले रूट से जो टेम्परेचर लेते हैं उसको कोर टेम्परेचर बोलते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड रेक्टल, मोस्ट रिलायबल मेथड रेक्टल, मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड ओरल। यस, तो ये काम नहीं करना है यहाँ पे, नर्स को ये काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे काम करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, असेस नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन कट हो गए, अब देखो 50-50 हो गया है, दो चले गए। थर्ड पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ, गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। हमने ट्यूब डाला है, NG ट्यूब डाली है, फीडिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, फीडिंग करवा रहे हैं। टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर्सन के अंदर टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, लेकिन होगा कब, जब फ्लूइड जाएगा, फिर फ्लूइड एब्जॉर्ब होगा। इतनी प्रोसेस में तो पर्सन क्या है, इमरजेंसी है, तो वहां पे इमरजेंसी में ये मेथड काम में नहीं आने वाला है, ये दिस द अननेसेसरी मेथड। तो यहाँ पे आपके 3 कट गए, बच गया क्या, बच गया क्या, के रिवॉर्मिंग विथ वार्म फ्लूइड। के रिवॉर्मिंग विथ वार्म फ्लूइड का मतलब पर्सन ने इन्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, हैंड सारे को वार्म कर दिया, फ्लूइड को भी वार्म कर दिया। अब है टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट होता है किसका, जब इमरजेंसी के अंदर कौन आता है, हाइपोथर्मिया का पर्सन आता है। क्लियर स्टूडेंट, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन भी ये बोल रहा है कि एक पर्सन के अंदर रिवॉर्मिंग केयर विथ हीटेड O2, हीटेड O2, हमने बोला कि O2 हो, इसके अलावा हमारे हाथ हैं वो वार्म होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वार्म होते हैं, सॉल्यूशन वार्म होता है, सारी चीजें वार्म होती है, जिससे टेम्परेचर जल्दी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। ओरल और IV फ्लूइड इज द प्रीफर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, प्रीफर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ये वार्म वाटर देते हैं कि हम माउथ से भी पिला रहे हैं, पर्सन को गर्म पिला रहे हैं, IV भी दे रहे हैं, वो भी गर्म दे रहे हैं। ठीक है, जिससे टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट। पर्सन बेड पे है, रेस्ट कर रहा है, नर्स उसकी केयर कर रही है। नर्स केयर कर रही है कौन से पेशेंट के, बेड रिडन, बेड रेस्ट वाले पर्सन में। How can the nurse help prevent a pulmonary embolism? पर्सन लंबे समय तक बेड पे लेटा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीवीटी होती है। जब पर्सन लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं करता तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर थ्रोम्बोसिस,
एम्बोलिज्म बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सर्कुलेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाता। सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा तो किसके चांस बढ़ जाएंगे स्टूडेंट? एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाएंगे। और वो एम्बोलिज्म आने वाला कहाँ है? पल्मोनरी के अंदर। तो इस प्रकार के एम्बोलिज्म को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अंदर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो पर्सन्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी। क्या आएगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। मतलब पर्सन्स क्या करेगा? प्रॉपर रूप से सांस ले नहीं पाएगा। तो उसका फिर हम यहाँ पे इस कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ। लिमिट द क्लाइंट फ्लूइड इनटेक। पर्सन को पानी कम पिलाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पानी कम पिलाएंगे तो क्या होने वाला है? वैसे एम्बोलिज्म ज्यादा होंगे, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा, लीड टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आप फ्लूइड कम नहीं दोगे, फ्लूइड यहाँ पे आप खूब पिलाओ, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट सेकंड, टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज द लेग। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए लेग की एक्सरसाइज करवाएंगे, पेसिवली एक्टिवली जो भी एक्सरसाइज होती है हम एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज से क्या होगा? सर्कुलेशन बढ़ेगा तो किसके चांस कम होने वाले हैं? डीवीटी के चांस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीप वाली वेन होती है उसमें थ्रोम्बोसिस के चांस कम हो जाएंगे एक बार, ठीक है। चलो इसके बाद में हम थर्ड पे जाते हैं। एनकरेज यूज ऑफ द इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करेगा, नॉट परवेंट। मतलब क्या है? एनकरेज यूज ऑफ द इंसेंटिव स्पायरोमीटर। पर्सन्स के अंदर हम क्या करेंगे? एक तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर से। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं? एक प्रेशर के साथ एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, हम यहाँ पे जब इमेज बेस आएगा तब हम यहाँ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से किसके चांस कम हो जाएंगे? पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस के चांस नहीं होंगे। ब्रीथिंग का, इसके अंदर ब्रीथिंग की एक्सरसाइज होती है, ब्रीथिंग बढ़ेगी, ब्रीथिंग मेंटेन होगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मेंटेन नहीं होंगे। किसमें? बेड रिडन वाले पर्सन, बेड रेस्ट वाले पर्सन। ओके, तो कट हो गया। आगे आ जाओ। मेंटेन द नी कैच पोजीशन एट एन एंगल। यानी कि वेरियस टाइप की पोजीशन देते हैं पर्सन्स को ये एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे पर्सन्स के एम्बोलिज्म हो गया तो उसको साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर नाइट फ्लाई पोजीशन, अलग अलग पोजीशन देते हैं जिससे किसको प्रिवेंट कर लिया जाए? एम्बोलिज्म को। ऐसे प्रिवेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रिवेंट नहीं किया जाता, वेरियस पोजीशन से कट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज द लेग की कैसे एक्सरसाइज करनी है ये समझाना है, ये टीच करवाना है पर्सन्स को। पर्सन्स इजीली टीच कर जाएगा तो किसके चांस? डीवीटी के चांस नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस नहीं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस नहीं तो हमको करना यही था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना था। क्लियर? तो इस प्रकार से पर्सन्स को एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, याद रहेगा? यस। देखो रेशनल पे आ जाओ। देखो क्या है, हमने भी देखा कि द क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब बेड रेस्ट। क्लाइंट को डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो आपको बेड रेस्ट करना है। यस, तो बेड रेस्ट करना है तो वहाँ पे किसके चांस ज़्यादा रहेंगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए नर्स टीच करती है। क्या टीच करती है? कि डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फिट को क्या करता है? ये आपका जैसे पैर है, इसका ये डोर्सल सरफेस है, इसकी तरफ इसको फ्लेक्स कर लेंगे, कौन सा फ्लेक्शन? डोर्सीफ्लेक्शन कर लिया, प्रिवेंट वीनस स्टेसिस। वेन के अंदर ब्लड है वो रुकेगा नहीं। डोर्सीफ्लेक्शन एक्सरसाइज होती है, इस प्रकार की एक्सरसाइज करवाते हैं। वीनस स्टेसिस नहीं होगा और किसके चांस नहीं होंगे? थ्रोम्बस के फॉर्मेशन नहीं होगा। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हमको यह करना है। क्लियर स्टूडेंट? ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
what is the normal pressure of glomerular capillaries? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर कितना होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती क्या है स्टूडेंट, पहले ये देखते हैं। देखो बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये आपका नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बॉमेन वाला कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, क्लियर स्टूडेंट? बोमेन कैप्सूल है, इसमें जो इस प्रकार का राउंडिंग पार्ट होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट? इसमें आपको इधर से रीनल आर्टरीज होती हैं, वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होके इस प्रकार से क्या कर जाती है? राउंड गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो आर्टरी आ रही है इधर एफरेंट आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज अराइज करके इफरेंट आर्ट्रियोल्स, यह है इफरेंट आर्ट्रियोल्स, यह है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, क्लियर? एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब देखो क्या है कि आर्टरीज के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ल्यूमन भी ज़्यादा होती है, प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कैपिलरीज है वो इतनी माइनर होती है कि ये प्रेशर के साथ ब्लड आने वाला है, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें कैपिलरीज होती है, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो इन वाली कैपिलरीज का प्रेशर पूछा है। देखो हमेशा याद रखना कि ये किसी पर्सन्स की क्या है? आर्टरीज हैं, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं स्टूडेंट? आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और आर्ट्रियोल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? यस, कैपिलरीज के अंदर। देखो यहां तक इसके कोई पोर नहीं था, कोई छेद नहीं थे, लेकिन जैसे कैपिलरीज आएगी वहां पे छेद होंगे। छेद इसलिए होंगे, कैपिलरीज के एक ही लेयर होती है, ब्लड बाहर की तरफ फिल्टर होगा, इस प्रकार की कैपिलरीज को फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज बोलते हैं स्टूडेंट। फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज वो कैपिलरीज जिनके दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स होते हैं, कहाँ पाई जाती हैं? हमारी किडनी में पाई जाती हैं। हमारी किडनी में ऐसी आर्टरी जिनके दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स पाए जाते हैं, कौन सी कैपिलरीज होती है? फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज होती है। यस, फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज होती हैं, जिनसे ब्लड फिल्टर होता रहता है। तो इनसे प्रेशर के कारण ब्लड फिल्टर होता है। यस, ये प्रोसेस समझ में आई? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन पूछा है कि कैपिलरीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर पूछा है 10 mmHg। ये बहुत कम प्रेशर है, ये प्रेशर कैपिलरीज में नहीं होता है, ये जब ब्लड इधर बोमेन कैप्सूल में आता है उस टाइम पे होता है 10 mmHg। 10 mmHg कहाँ होता है? बोमेन के स्पेस होता है उसमें देखने को मिलता है जब ब्लड इसमें फिल्टर होता है। 25 mmHg जब आर्ट्रियोल्स यहाँ पे कैपिलरीज में इंटर करता है, कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे इसके एंड पार्ट भी देखने को मिलता है 25 mmHg। अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कैपिलरीज की, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मेन बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है इसमें 50 से 70 mmHg। किसका प्रेशर होता है स्टूडेंट? कैपिलरीज। किसकी कैपिलरीज? ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्लियर? तो इनका प्रेशर होता है 50 to 70 mmHg। हमने तीनों की बात कर ली। बोमेन स्पेस का प्रेशर 10 mmHg, यस, एंड आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड जहां कैपिलरीज राइज हो रही है, कितना प्रेशर? 25 mmHg। और मोस्टली जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का प्रेशर होता है दिस द 50 से 70 mmHg प्रेशर। तो 50 से 70 mmHg प्रेशर स्पेशली कैपिलरीज में होता है जहां से ब्लड फिल्टर होता है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो रेशनल हमने दे दिया, सेम रेशनल यही है कि आंसर 3 है। और बोमेन कैप्सूल का स्पेस के अंदर जो प्रेशर था वो कितना था स्टूडेंट? 10 mmHg था। यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा नहीं लगता, स्पेस बहुत बड़ा है, तो इजीली वहां पे प्रेशर फील नहीं होगा। आगे चलो,
oncotic pressure in the glomerular capillaries. ग्लोमेरुलार कैपिलरीज में कौन सा प्रेशर स्टूडेंट? ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब होता है ऐसा प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है। प्रोटीन कौन सी? एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन कौन सा प्रेशर मेंटेन करती है? बोले ऑनकोटिक प्रेशर। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? ऑनकोटिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर एल्बुमिन, एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो कौन सा प्रेशर मेंटेन करती है? ऑनकोटिक प्रेशर। तो कई बार क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर एल्बुमिन नहीं होने से ज्यादा होता है या कम होता है? एल्बुमिन नहीं होती है, ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, कम हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर को बनाने वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो फिर एल्बुमिन नहीं है, तो फिर क्या प्रेशर, कौन सा प्रेशर? यस, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन हम पढ़ रहे हैं वो है कि ऑनकोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलार कैपिलरीज, ग्लोमेरुलार कैपिलरीज प्लाज्मा नियर एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड कितना होता है? 25। यानी कि आर्ट्रियोल्स का एंड जो कैपिलरीज में कन्वर्ट होने वाला है वहां पे प्रेशर कितना है स्टूडेंट? 25 mm ऑफ Hg होता है। और जब आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में चले जाते हैं तब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? यस, 50 से 70 जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये आपको कभी भूलना नहीं है, ये एक सीक्वेंस में चलना है कि जैसे जैसे आर्टरीज में प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे नैरो होती जाएंगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो कैपिलरीज में हमेशा आर्टरीज किससे ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगले जो भी एग्जाम आ रही है उसके अंदर ये बिल्कुल देखने को मिलेगा स्टूडेंट, तो इसको आप थोड़ा अटेंशन देके पढ़ना है। देखो क्या है क्वेश्चन, द रीनल ब्लड फ्लो इन, रीनल ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो रीनल किडनी वाला पार्ट है उसको कितना ब्लड मिलता है, कितना ब्लड मिलता है। आगे देखो कोष्टक में क्या लिखा है, ml पर मिनट, ml पर मिनट। ये आप यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आप आधा अधूरा पढ़ के दोगे तो गलत होगा, आंसर गलत होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार पढ़ोगे तभी आपका आंसर सही होने वाला है और सिलेक्शन बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो देखो द रीनल ब्लड फ्लो इन ml पर मिनट, ml पर मिनट पूछा है, डे नहीं पूछा है, मतलब 1 मिनट के अंदर पूछा है इसने, न घंटे में पूछा है, न क्या नहीं पूछा है, दिन में पूछा, मिनट में पूछा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आ जाओ ऑप्शन पे। 250 तो बहुत कम है भाई, क्योंकि 250 बहुत कम इसलिए है कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 से 6000 ml तक ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ना। 5000 से 6000 तक ब्लड को पंप करता है। तो ये जो आपको ब्लड है 250 वाला, ये 250 ब्लड बहुत कम है, किडनी को तो बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 800, उसके बाद में 1200 और लास्ट में 1500। अब देखो इसको पहले हम इसको जो पर्सन है उसका आंसर बताने से पहले ये बता देते हैं कि हमारी किडनी को पूरी बॉडी का कितना परसेंट ब्लड मिलता है? 20%। पूरी बॉडी का 20% ब्लड किसको मिलता है स्टूडेंट? बोले किसको? किडनी को मिलता है। सबसे ज्यादा ब्लड किसको मिलता है? लीवर को, लीवर को मिलता है। लीवर को मतलब 30% तक मिलता है, 30% तक मिलता है। किडनी 2 नंबर पे आता है, किडनी जिसको कितना मिलता है? 20% मिलता है। हम सीक्वेंस बताएंगे जब ब्लड की बात आएगी, तब सारा सीक्वेंस बताएंगे कि सबसे ज्यादा किसको और सबसे कम किसको, है ना, वो सीक्वेंस बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको इतना ब्लड है वो अपना हार्ट पंप करता है, और किडनी को 1 मिनट के अंदर कितना ml ब्लड होता है? यस, 1200 ml पर मिनट किडनी को ब्लड फ्लो होता है, किडनी को ब्लड फ्लो होता है। तो ये टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना हो गया? बोले 20% हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। तो 5000 से 6000 ml जो ब्लड पंप करता है उसका 20% किसको मिल जाता है स्टूडेंट? किडनी को मिल जाता है। ये जो 250 दे रखा है ये हार्ट को होता है, ये हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें देखने को मिलता है। 800 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हमारी जो मसल्स होती हैं
उनको सप्लाई होती है, और 1500 यानी 1200 से ज़्यादा 1500 है तो ये हमारे लीवर को देखने को मिलेगा, हमारे लीवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों हैं आपके यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हार्ट है, मसल्स है, किडनी है और लीवर है, योर लीवर है। क्लियर? आगे चलो, ये देखो इसका रेशनल दिया है। हमने देखा था कि राइट आंसर सी है, 1200 ml पर मिनट था। देखो रिसीव 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो 5 से 6 लीटर, हमने ml लिख दिया 5000 से 6000 ml, तो यहाँ पे लीटर लिख सकते हैं 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट 5 से 6 है, तो वे उसका 20% तो किसको मिल रहा है बच्चे? तो हम बोलेंगे किडनी को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात ml पर मिनट की कर लिया है। फिल्टर कितना बोले? फिल्टर 200 लीटर ऑफ ब्लड डेली। एक किडनी 200 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। हमारी बॉडी का जो 200 लीटर ब्लड होता है उसको डेली क्या कर देती है? किडनी फिल्टर कर देती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। क्लियर? आगे चलो, बने रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईली नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक सब्सटेंस। नाइट्रोजीनियस ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे प्रोटीन से बनते हैं, वो कंटेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। मतलब बॉडी में थोड़ा भी इसका वैल्यू बढ़ गया तो फिर ये उल्टे काम करने वाले हैं, हमारे टिश्यू को डैमेज करने वाले हैं। ऐसे कंटेंट्स का यहाँ पे नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम कॉन्सेप्ट है वो लो से एक तरह से सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो देखो क्या है कि विच इज द हाईली नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट। हाईली नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो यहाँ पे पहला है आपका अमोनिया, सेकंड है यूरिया, थर्ड वन है यूरिक एसिड और फोर्थ वन है क्रिएटिनिन। हमने इसको पहले भी बात कर ली थी चारों की, कि एक पर्सन्स के अंदर यूरिया किससे बनती है? यूरिया किससे बनती है? दिस वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है स्टूडेंट? तो बोलेंगे यूरिया बनता है। यूरिया लीवर में बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। क्लियर? आगे चलो। थर्ड वन है यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज द प्यूरिन डाइट। स्पेशल डाइट होती है प्यूरिन वाली डाइट। जो रेड मीट होते हैं ना, उनके अंदर देखने को मिलता है रेड मीट, प्यूरिन डाइट। इसके अलावा वाइन आती है, रेड वाइन आती हैं, उनमें भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल डाइट होती है जिसमें प्यूरिन देखने को मिलता है। इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड बोलते हैं। आगे चलो, लास्ट का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया। ये क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्रिएटिनिन किसका एंड प्रोडक्ट होता है? अभी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हमने कभी सुना नहीं है, तो हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी सुनेंगे कि क्रिएटिनिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स फॉस्फेट। एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स फॉस्फेट का एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। क्रिएटिनिन का हमने पहले भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था आपको कि हमारी किडनी जब फेल हो जाती है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू बढ़ती है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फेलियर। क्लियर? याद रहेगा? तो देख लेते हैं, ये भी मैं लिख देता हूं और आपको ये याद रखना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। This is the best indicator of kidney failure. क्योंकि किडनी क्या होती है, जब फेल हो जाती है तो इसको क्या नहीं कर पाती है? बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल होता है स्टूडेंट 0.62 1.2 अप्रोक्सीमेटली। कई बुकों के अंदर 1.3 भी लिखा हुआ है, तो कुछ बुकों के अंदर वेरिएशन है।
1.2 है mg पर डे, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस लेवल से ज्यादा मिल रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, जैसा किडनी फेलियर वाली कंडीशन को इंडिकेट करेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है, वो ये है मोस्ट कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। अमोनिया एक टॉक्सिक गैस होती है, यदि इसका लेवल बढ़ जाता है, यदि इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये फिर क्या करती है, टिश्यू को डैमेज करती है। किसको डैमेज करती है स्टूडेंट, टिश्यू को डैमेज। जहरीली गैस है जो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, डैमेज करेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे यस अमोनिया। अमोनिया है वो बनता कहां से है, अमोनिया। देखो अब देखो इसको लिंक करने की कोशिश करना कि हमने पढ़ा था प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, हमने बोला यूरिया। अब यूरिया यदि शरीर से बाहर नहीं जाएगी तो यूरिया फिर क्या बनाने वाली है, अमोनिया बनाने वाली। यूरिया क्या बनाएगी, अमोनिया, और अमोनिया बनेगी, अमोनिया टॉक्सिक होने वाली है, टिश्यू को क्या करने वाली है, डैमेज करने वाली है। इसकी हम एक सिंपल आपको एक और चीज बताएंगे जो बार बार क्वेश्चन, एक नहीं 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं 5 क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखो क्या है, क्या है देखो, कोई पर्सन के सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं रियाई सिंड्रोम। रियाई सिंड्रोम ये इसलिए बता रहे हैं कि इसके बारे में प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और कई बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ आपको 5 क्वेश्चन और सोल्व करा देंगे। तो रियाई सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम होता क्या है, ये सिंड्रोम स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे बच्चे होते हैं उसके बुखार हो गया, किससे बुखार हुआ, इलनेस हुआ है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन से। स्टूडेंट किस कौन से इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से उस बीमार हो गया बेबी। वायरल इन्फेक्शन से जब बेबी बीमार हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन में हम ड्रग यूज करवा लेते हैं कई बार। कौन सी ड्रग, एस्पिरिन ड्रग। एस्पिरिन ड्रग, किसी बेबी का वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसमें आपने कौन सी ड्रग यूज करवा ली, एस्पिरिन। अब ये एस्पिरिन क्या करेगा, ये एस्पिरिन अमोनिया का लेवल बढ़ाएगा। अमोनिया का लेवल बढ़ाएगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ाती है कौन सी ड्रग, तो हम बोलते हैं यस एस्पिरिन। एस्पिरिन ड्रग इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया, इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या होगा, अमोनिया एक जहरीली गैस है, इसका लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले कंडीशन आती है हिपेटोमेगैली। हिपेटोमेगैली का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर इनलार्जमेंट इसलिए हुआ कि अमोनिया बना, अमोनिया लीवर के टिश्यू को डैमेज किया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, लीवर बढ़ गया, लीवर फूल गया, लीवर बड़ा हो गया, हिपेटोमेगैली। अब देखो अमोनिया गैस है, ये हमेशा ऊपर उठती है। हमको पता है कि गैसेज हमेशा नीचे की तरफ नहीं जमती हैं, गैसेज हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, इससे गैसेज ऊपर उठेंगी तो ऊपर ही ऊपर क्या है, ऊपर ही ऊपर हमारा ब्रेन है। तो गैसेज अमोनिया किधर जाएगा स्टूडेंट, बोले ब्रेन में गया और ब्रेन के टिश्यू को भी डैमेज कर देगा। और ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करेगा तो कंडीशन साथ में लेके आएगा एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मतलब क्या हुआ कि अब की बार ब्रेन में भी डिजीज कर दिया। भाई सेफेलोन किसके लिए, हमारे ब्रेन के लिए। पैथी का मतलब डिजीज, किसमें, ब्रेन में। कौन सी कंडीशन, एनसेफेलोपैथी। तो देखो हिपेटोमेगैली और एनसेफेलोपैथी, क्वेश्चन यही बन गया। रियाई सिंड्रोम में कौन से ऑर्गन प्रभावित होते हैं, लीवर ब्रेन, लीवर ब्रेन, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, रियाई सिंड्रोम में कौन सी ड्रग से कंडीशन सीवियर होती है, एस्पिरिन। कौन सी ड्रग से, एस्पिरिन।
दो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, बोले रियाई सिंड्रोम में कौन सी डिजीज नहीं देना है, सॉरी कौन सी ड्रग नहीं देनी है, एस्पिरिन नहीं देनी है। क्या नहीं देना है? एस्पिरिन नहीं देना। रियाई सिंड्रोम में किसका वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बढ़ता है? अमोनिया का बढ़ता है। किसका बढ़ता है? अमोनिया का बढ़ता है। क्लियर स्टूडेंट? 4 क्वेश्चन हो गए हैं। रियाई सिंड्रोम है, इसको जमशेदपुर फीवर बोला जाता है। जो हमारे राजस्थान RUHS में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि रियाई सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज जिसका जमशेदपुर फीवर। ठीक है, जमशेदपुर फीवर क्यों बोलते हैं भाई? एक हमारे स्पेशली जो इंडिया है इसका एक स्पेशल पर्सन था जिसका नाम था नजीब खान। ये नजीब खान ने स्पेशल एक कंडीशंस को इन्वेंट किया था और जमशेदपुर के अंदर किया था। इस कंडीशन में फीवर हो रहा था, ठीक है, तो स्पेशल इसको नाम दे दिया था जमशेदपुर फीवर। वैसे कोई इसका स्पेशल लॉजिक नहीं है, तो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रियाई सिंड्रोम आल्सो नोन एज जमशेदपुर फीवर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कंडीशंस को हम देखा। इससे जो क्वेश्चन बार बार ये बनते हैं कि हिपेटोमेगेली स्प्लेनोमेगेली दोनों साथ पूछ लेते हैं कि रियाई सिंड्रोम का सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कौन सी ड्रग, कौन सी गैस, ठीक है, कौन से इन्फेक्शन, तो हम सब बता देंगे। क्लियर स्टूडेंट? आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया और देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर अमोनिया था। इस किसी भी पर्सन के अंदर प्यूरिन के एंड प्रोडक्ट से क्या बनते हैं? यूरिक एसिड बनते हैं। ठीक है, ओके। एंड प्रोडक्ट और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट से क्या बन रहा था? यूरिया। और यूरिया के प्रोडक्शन, यूरिया के ब्रेकडाउन से अमोनिया बन रही थी। क्या बन रही थी स्टूडेंट? अमोनिया बन रही थी। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल्स मेटाबॉलिज्म। जब मसल्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बोले क्रिएटिनिन बनता है। क्लियर? आगे चलो कि प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया के यूरिया के प्रोडक्शन से अमोनिया बनती है। बातें क्लियर हो गई? हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है वही बातें यहाँ पे है। आई थिंक आपने सब कुछ गेन किया है अच्छी तरह से। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के लेके आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत आंसर दे देंगे। कब? जब हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। हम ऐसी कुछ चीजें छोड़ेंगे नहीं जो एम्स देने वाला है। ठीक है, तो देखो हाउ मच ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, हाउ मच ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि कम से कम इतना यूरिन वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, इससे कम हो गया तो डिजीज हो जाएगी पे। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मिनिमम यूरिन वॉल्यूम कितना होता है। आ जाओ ऑप्शन पे आ जाओ, बहुत सिंपल है। 1500 ml पर डे, 1500 ml पर डे। ये एवरेज में था स्टूडेंट, ये एवरेज में था। ठीक है, कई बुकों के अंदर ये 1 से 1.5 लीटर भी मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1500 ml या फिर 1.5 लीटर, तो 1 से 1.5 लीटर है, ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है, वॉल्यूम है। ठीक है, सेकंड है 500 ml पर डे। एक पर्सन के 500 ml पर डे यूरिन आउटपुट को ऑब्लिगेटरी यूरिन आउटपुट बोलते हैं। ओके, 800 ml पर डे, 300 ml पर डे, 300 ml पर डे। ये हैं 4 ऑप्शन। तो पहला हमने देख लिया कि 1500 ml पर डे तो एवरेज है, इसको तो कट कर दो, ये तो होगा नहीं। 30 ml पर डे, अरे 30 ml पर डे नहीं होगा, ये तो बहुत कम हो गया, मतलब न के बराबर हो रहा है पर्सन्स में, तो ये तो आपको डिजीज में मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 800 ml पर डे होता है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ये है थोड़ा ज़्यादा है, तो ऑब्लिगेटरी नहीं होने वाला है। 800 थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्लिगेटरी होता है वो 500 होता है। यानी कम से कम यूरिन आउटपुट डे में है तो कम से कम कितना हो सकता है? जब आपने कोई पानी नहीं पिया है, आपने कोई ऊपर से फ्लूइड वगैरह इनटेक नहीं किए हैं,
फिर भी कम से कम 500 ml तो यूरिन आउटपुट होगा ही। हेल्दी पर्सन्स की बात कर रहे हैं भाई, तो ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट? 500 ml पर डे। यस, देखो एक्सप्लेनेशन है 500 ml पर डे, मिनिमम यूरिन आउटपुट 500 ml पर डे, एवरेज यूरिन आउटपुट 1 से 1.5 लीटर होता है। और जो 30 ml है वो दिन के हिसाब से नहीं होता है, घंटे के हिसाब से होता है। यानी कि 30 ml पर आवरली नॉर्मल होता है, तो वो दिन के हिसाब से नहीं होता स्टूडेंट। तो ये कुछ बेसिकली बातें हैं जो नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, लेकिन ये बेसिक छोटी छोटी चीजें क्या करवाती है? सिलेक्शन करवाती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ यूरिन फिल्ड ब्लैडर। व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ यूरिन फिल्ड ब्लैडर। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ब्लैडर है पर्सन्स का, उस ब्लैडर में क्या भरा हुआ है? यूरिन भरा हुआ। खाली नहीं है, खाली की शेप अलग हो जाएगी, भरे हुए की शेप अलग होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने तो ये पढ़ा था कि ब्लैडर की शेप ये होती है, लेकिन क्वेश्चन ने चेंज कर देना है, ऑप्शन भी चेंज हो जाने हैं। तो देखो ये आपका क्या है स्टूडेंट? ब्लैडर है। ठीक है, ये ब्लैडर है। ये ब्लैडर जब यूरिन से पूरा भर जाता है, 1 लीटर तक भर सकता है। ठीक है, यूरिन से भर जाता है, तो भरने के बाद में इसकी शेप पूछी है। और एक होता है जब ये भरा हुआ नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, मतलब इस प्रकार से रहता है जिसमें रग्स होते हैं। ये नॉर्मल भरा हुआ नहीं है, ये भरा हुआ है। दोनों की शेप ध्यान से देखना। देखो एक होता है पियर शेप, दूसरी होती है बीन शेप, तीसरी होती है ओवल शेप, चौथी होती है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि शेप तो होती है इनकी। ठीक है, लेकिन इन्हीं में होती है, इसलिए नन ऑफ द अबव कट कर दो। बीन शेप किडनी की होती है, इसको भी कट कर दो। ब्लैडर की नहीं होती है, बीन शेप किडनी की होती है। चलो इसको कट कर दिया। ऑप्शन 2 बच गए। एग्जाम में ऐसा ही करना है, पहले जो आसपास के ऑप्शन नहीं होते उनको निकाल दो। फिर हम कंपटीशन किस में करने वाले हैं? 2 ऑप्शन में करेंगे, जो क्या करने वाले हैं यहाँ पे आपको सही लगने वाले हैं, सही लगेंगे, और सही में भी प्रायोरिटी देंगे कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है। ठीक है, पियर शेप और सेकंड है ओवल शेप। आ जाओ, पियर शेप खाली वाले को बोलते हैं। जब ब्लैडर खाली होता है तो उसकी शेप कैसी होती है स्टूडेंट? पियर शेप होती है। जब ब्लैडर भरा रहता है तो कैसी शेप का होता है? ओवल शेप का। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चंस पे ध्यान देना। क्वेश्चन ये बोला है कि यूरिन से भरे हुए ब्लैडर की शेप बोले ओवल होती है, बोल दोगे। यूरिन का नाम नहीं आया, सिंपल पूछ लिया कि ब्लैडर की शेप तो पियर शेप, ब्लैडर की शेप तो पियर शेप। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हैं। ठीक है, चलो आगे। देखो एक्सप्लेनेशन देखा कि ओवल शेप का होता है भरा हुआ ब्लैडर। एम्प्टी ब्लैडर इज पियर शेप। वेरी गुड, यस। ऑर्गन एंड यूरिन फिल्ड ब्लैडर इज बिकम ओवल। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके बेसिक है, वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे है ब्लैडर सिचुएटेड इन इन्फेंट में ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड होता है? स्टूडेंट? अब देखो बात थोड़ी सी और करते हैं। बात ये करते हैं कि देखो किडनी है आपकी, क्या है स्टूडेंट? ये किडनी है। ये किसी पर्सन्स की किडनी है, जो किस में जाके है? ब्लैडर से। ठीक है, जो किडनी है यूरेटर से किस में? ब्लैडर के अंदर जाती है, ब्लैडर में जाती है। ठीक है, ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस पे खुलता है ये। ठीक है, ये यूरेटर ओपन कहाँ होते हैं? ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस पे ओपन होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बात नहीं कर रहे हैं। बात इसकी कर रहे हैं कि किडनी है, इसको हम रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं।
यूरेटर को रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, बट ब्लैडर को इंफ्रापेरिटोनियल बोला जाता है, इंफ्रापेरिटोनियल बोला जाता है। तो ये याद रखना, इंफ्रापेरिटोनियल ऑर्गन कौन होता है, तो बोलते हैं ब्लैडर होता है। ठीक है, ये दोनों पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होते हैं, ये नीचे होता है, ये नीचे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चे के अंदर ये कहाँ सिचुएट होता है, एक इन्फेंट है जो 1 साल का बेबी है, उसमें कहाँ पे होगा, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी थोरेसिस कैविटी में ब्लैडर होता है क्या, नहीं होता, तो थोरेसिस कैविटी को कट कर दो। अब 2 बच गए, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस कैविटी। बच्चों के अंदर क्या होता है कि ब्लैडर है वो एब्डोमेन में होता है, उसके बाद में वो पेल्विस में चला जाता है। हमारे अंदर पेल्विस में चला जाता है, लेकिन बच्चे में किस में होता है, तो बोलते हैं एब्डोमेन में। तो एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसमें ब्लैडर एब्डोमेन में होता है, यस, और अडल्ट में पेल्विस में, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन देखा कि बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें ब्लैडर है वो एब्डोमेन में होता है। इन्फेंट ब्लैडर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर द ब्लैडर इज इंफ्रापेरिटोनियल ऑर्गन। उसके बाद में कौन सा ऑर्गन हो जाता है, ये पेल्विस कैविटी के नीचे, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी से नीचे चला जाता है और इंफ्रापेरिटोनियल हो जाता है, यानी पेल्विस में चला जाता है। हमारे अंदर ब्लैडर कौन सा ऑर्गन मानते हैं हम, इंफ्रापेरिटोनियल मानते हैं। बच्चे के अंदर तो ये एब्डोमेन में ही होता है। यस स्टूडेंट।